जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का विमल क्लासेस सिविल सर्विसेज के एजुकेशनल फाउंडेशन में स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि पीटी का एग्ज़ाम 2023 में जो होने वाला है, उसी के लिए जो पॉलिटी है, जो हमारी राज व्यवस्था है, जो इंडियन पॉलिटी है, उसके लिए पीटी के लिए स्पेशल क्लास आप लोगों के लिए रखी जा रही है। ठीक है ना। तो इसमें हम लोग पीटी के लिए जो कंटेंट रहेगा आप लोगों का पॉलिटी में, उसके लिए हम इम्पॉर्टेंट जो बातें हैं, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन सभी पर चर्चा करने वाले हैं और अध्यायवार सभी को हम जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो आज हम सबसे पहले इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के बारे में, भारतीय और राज्य व्यवस्था के बारे में। ठीक है। जिसमें सबसे पहला अध्याय हमारा रहने वाला है भारत का संवैधानिक विकास, यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया। ठीक है। यानी किस तरीके से हमारे संवैधानिक विकास की बात करेंगे हम लोग, भारत का संवैधानिक विकास किस तरीके से हुआ, वो सब चर्चा आज हम इस अध्याय के अंतर्गत करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि संविधान क्या है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो संविधान क्या है। सबसे पहले व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। हम कह सकते हैं इस चीज को कि जो संविधान है वो कोई भी देश हो, हमारा इंडिया हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, अमेरिका हो, कोई भी देश, एनी कंट्री, उनकी एक सर्वोच्च तरीके से हम कह सकते हैं किसी भी देश के लिए सर्वोच्च या फिर जो मूलभूत विधि है, जो कि सरकार के जो गठन है, जो कार्य के विषय हैं, उन सब की जानकारी जो प्रदान करता है, वही हमारा संविधान है। या हम कह सकते हैं कि संविधान एक ऐसा वैधानिक दस्तावेज है जो कि किसी भी देश की जनता के लिए, किसी भी देश के समाज के लिए, उसके विश्वास, उसकी आकांक्षाएं, उन सभी को प्रतिबिंबित करता है। और अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के निर्माण की पृष्ठभूमि को देखोगे तो जो अंग्रेजी शासन था, जो ब्रिटिश रूल था, जब से भारत में अंग्रेजी शासकों ने शासन किया, उसी के समय से ही यहाँ पे संविधान की नींव पड़ गई। लेकिन इसका क्रमिक जो विकास था, धीरे धीरे इसका विकास जो है एक गति में रहा, यानी कि आराम आराम से, धीरे धीरे से वो मंद मंद गति से उसका विकास चलता रहा। ठीक है। और भारत के संवैधानिक विकास को जो पता है हम लोग 2 चरणों में पढ़ते हैं। लेकिन संविधान की जो बात, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो बात कर रहे हैं सबसे पहले, तो याद रखिएगा संविधान भी हमारा 2 प्रकार का होता है। संविधान भी 2 प्रकार का होता है। कैसा कैसा होता है 2 प्रकार का। एक तो लिखित संविधान, लिखित संविधान, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा अलिखित संविधान। लिखित और अलिखित संविधान, 2 तरीके का संविधान होता है। अगर हम इस लिखित संविधान की बात करें, इस लिखित संविधान की, यानी कि लिखित संविधान उसको कहते हैं जो कि एक दस्तावेज के रूप में संविधान उसमें विद्यमान हो। एग्जाम्पल के तौर पे आपका इंडिया है, अपने भारत का संविधान लिखा हुआ है, यूएस यानी कि अमेरिका का संविधान लिखा हुआ है। ठीक है। यानी कि जो लिखित, यानी कि एक दस्तावेज के रूप में जो विधियां, जो कानून विद्यमान है उस संविधान में, वो लिखित संविधान है। अगर हम अलिखित संविधान की बात करें, जो दस्तावेज के रूप में संविधान ना हो, उसको अलिखित संविधान कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो आपका ब्रिटेन है। ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। और भारत का संविधान आप सबको पता है, इसमें 22 भाग हैं मूल संविधान में, 395 अनुच्छेद हैं, 8 अनुसूचियां हैं। ठीक है ना। लेकिन वर्तमान में आपको पता होगा, वर्तमान जो संविधान है उसमें 25 भाग है, 25। और वर्तमान संविधान में देखोगे तो 460 से भी अधिक इसमें हमारे क्या है, अनुच्छेद हैं। और हमारी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है। तो हमारी आपको पता है अनुसूचियां कितनी है, 12 हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों की जो बातें हैं, हम लोग इनके अध्याय जब इनकी वार्तालाप करेंगे, हम तब इनकी बातों को वहाँ पे करेंगे। तो ये था हमारा संविधान। संविधान क्या होता है, संविधान 2 तरीके का मैंने आप लोगों को बता दिया। लेकिन संविधान में एक चीज़ और हम लोग पढ़ते हैं कि संविधान जो है उसमें आप लोगों ने देखा होगा संवैधानिक प्रावधान और असंवैधानिक प्रावधान। इसमें जो प्रावधान होते हैं, वो प्रावधान भी हमारे 2 तरीके के होते हैं। संविधान में प्रावधान 2 तरीके के होते हैं। नंबर 1, एक तो संवैधानिक और दूसरा गैर संवैधानिक। संवैधानिक और गैर संवैधानिक। ठीक है। तो जो हमारा देखिए क्या है, संवैधानिक कौन से प्रावधान होते हैं। संवैधानिक प्रावधान वो होते हैं जो कि संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित किए गए हो, वो हमारे संवैधानिक प्रावधान है। और असंवैधानिक प्रावधान ऐसे प्रावधान जो कि संविधान में वर्णित नहीं है और संविधान के बिल्कुल विपरीत हैं, बिल्कुल अपोजिट हैं,
और ये अमान्य होते हैं, असंवैधानिक, ये प्रचलन में नहीं आते बिल्कुल भी। यानी कि जो गैर संवैधानिक प्रावधान है हमारे, ये प्रावधान जो संविधान में वर्णित नहीं है लेकिन संविधान में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन भी नहीं करते, ये मान्य भी नहीं होते, प्रचलन में भी नहीं होते और ये कभी कभी बीच बीच में भी उपयोग में ले लिए जाते हैं। संवैधानिक जो प्रावधान है, ऐसे प्रावधान जो संसद के द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा गठित किए गए हों, उनको संवैधानिक प्रावधान कहते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, संविधि किसको कहते हैं? संविधि स्टैच्यूरी किसको कहते हैं? यानी कि विधायिका के द्वारा बनाई गई जो विधियां होती हैं उनको क्या कहते हैं? संविधि कहते हैं। कार्यकारी किसको कहते हैं? यानी कि ऐसे प्रावधान जो कि सरकार के आदेश या फिर मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से बनते हो, निर्मित होते हो, इनका निर्माण होता हो, वो कार्यकारी कहलाते हैं। कुछ संकल्पनाएं होती हैं, जैसे कि राज्य हो गया, स्टेट, यानी कि उसमें भौगोलिक क्षेत्र आता है, निश्चित भूभाग आता है, जनसंख्या आती है, राज्य आपकी सरकार आती है, संप्रभुता आती है। संप्रभुता मतलब सर्वोच्च शक्ति, यानी कि बाह्य विहीन। देश या राष्ट्र की बात करें, यानी कि देश और राष्ट्र की बात करोगे तो वो शब्द जो प्रयोग होता है वो होता है हमारे राज्य और निष्ठा के लिए। और भारत एक राज्य है, ये आप लोग चीज जानते हो कि हमारे अनुच्छेद में पहले वर्णित किया गया है। एक संकल्पना है, भारत एक राष्ट्र है, ये एक व्यवहारिक रूप से प्रयोग में लिया जाता है। अगर हम सरकार की बात करें, सरकार तो राज्य के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ध्यान रखना कार्य करने वाली जो संस्था है, जो राज्य का स्वरूप है वही सरकार है। राज्य का स्वरूप कैसे? जैसे पुलिस राज्य हो गया है, अभिजात्य वर्ग हो गया, शासकों के हितों की बात जहां की जा रही है उसके लिए कार्य करना। एग्जाम्पल के तौर पे स्वतंत्रता से पहले जो भारत था, और सरकार दोनों के हितों के लिए कार्य कैसे करती है, प्रश्न ये बनता है। लेकिन जो कल्याणकारी राज्य होते हैं, वेलफेयर स्टेट, जो शासित लोग, जनता जो होती है, उनके हितों के लिए कार्य करना स्वतंत्रता के बाद का, जैसे कि भारत है। लेकिन प्रश्न ये है कि सरकार लोगों के हितों के लिए कार्य कैसे करती है? सरकार जो कार्य करती है वो 3 तरीके से कार्य करती है। कानून बनाती है, कानून जानते हो तो कानून के लिए प्रदान भी करती है वो जो है, और न्याय प्रदान करती है। कानून बनाने का जो कार्य करती है वो विधायिका करती है, और कानून के लिए जो विधियां हैं वो प्रदान कौन करता है? कार्यपालिका करती है। और न्याय प्रदान कौन करता है? अपनी न्यायपालिका करती है। यानी कि सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। नीति लागू कौन करता है? नीति कौन बनाता है? शासन की बात करें भाई, सरकार के अंग एक देखोगे तो व्यापक रूप में है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो जो तीनों हमारे जो अंग हैं, संस्था, जो संविधान का जो अपना सरकार है, ये राजनीतिक कार्यपालिकाएं हैं, ठीक है ना। और प्रशासनिक कार्यपालिका की बात करोगे तो राजनीतिक कार्यपालिका में जैसे मंत्रिपरिषद आ गई। प्रशासनिक कार्यपालिका में देखोगे सिविल सेवक जो होते हैं उनका समूह आ गया पूरा का पूरा। लेकिन इसमें प्रशासनिक में नौकरशाही यानी कि ब्यूरोक्रेसी, जो एक्ट हैं, जो एक्टिविटी हैं वो चयनित किए जाते हैं। प्रशासन यानी कि नीतियों को लागू करना। और सिविल सेवकों की बात करोगे या प्रशासनिक कार्यपालिका में, इनकी एक निश्चित योग्यता होती है, इनका निश्चित कार्यकाल होता है। अब बात आती है कि नीतियों को लागू करना कैसे होता है, ये प्रशासन का कार्य है। अच्छा, बात करें कि शासन क्या होता है, यानी कि सरकार जो कुछ भी करती है, जिस विधि या रीति रिवाज से करती है उसे शासन कहते हैं। और इसके अंतर्गत नीतियां बनाना, निर्णय लेना या उन्हें लागू करना, लागू करवाना, ये सब इसमें आता है शासन के अंतर्गत। प्रशासन क्या होता है, यानी कि सरकार का जो कार्यकारी अंग है वो प्रशासन है, और सरकार के द्वारा जो नीतियां बनाई गई हैं, जो निर्णय बनाए गए हैं, उन सबको लागू करना प्रशासन कहलाता है। राज्य व्यवस्था, संविधान या शासन की बात करें तो सरकार का अध्ययन वो राज्य व्यवस्था कहलाता है। संविधान सरकार की जो क्रियाविधि है, वो कार्य प्रणाली वो संविधान में है, शासन में है। यानी कि राज्य व्यवस्था, ध्यान रखिएगा, राज्य के निर्माण के अध्ययन जो करोगे वो आपकी राज्य व्यवस्था है, पॉलिटी है। लेकिन जो पॉलिटिक्स है, जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स राजनीति, पॉलिटिक्स कहते हैं बाबू किसको, एक तरीके से राज्य के लिए निर्मित की जाने वाली नीति, वो राजनीति है। राजनेता कौन होता है, यानी कि राजनीति का व्यवहार करने वाले राजनेता कहलाते हैं। राजनीतिज्ञ कौन होते हैं, राजनीति का ध्यान रखने वाले, विशेष ज्ञान रखने वाले राजनीतिज्ञ होते हैं। राजनीति विज्ञान क्या होती है, तो राजनीति का अध्ययन करने वाला विषय जो है वो अपना पॉलिटिकल साइंस कहलाता है, ठीक है। तो ये सब चीज अपनी इसमें आती है। अब आते हैं अपने मेन उद्देश्य पर
यानी कि संवैधानिक विकास पर। तो आपको मैंने जैसा बताया था कि जब से अपने यहाँ भारत में जो अंग्रेजी सत्ता थी, जब से इसका स्टार्टिंग हुआ, जब से इन्होंने शासन किया, तभी से हमारे यहाँ पे जो है ये संविधान की नींव पड़ना स्टार्ट हो गई, इसका संवैधानिक विकास स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जैसा इधर आप देख रहे हो, बताया जाए, आपको पता है कि प्राचीन समय में जो भारत था उसमें पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच, अंग्रेज सभी व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आए थे। बाद में ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र दिया, लेकिन कुछ समय के बाद क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश की, क्योंकि वो कंपनी चाहती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की, उनको सीमित क्षेत्र मिले हुए थे, लेकिन वो चाहती थी यहाँ पे कि जो लोकल रूलर थे, जो अपने क्या बोलते हैं उनको, जो शासक थे, लोकल रूलर, उनसे वो एक तरीके से व्यवहार जो था, मित्रता का हाथ बढ़ाते थे और उनमें क्या करते थे, फायदा उठाते थे, ये जो है किसका, आपसी फूट का। क्योंकि यहाँ के जो राजा लोग थे, जो शासक लोग थे, वो आपस में प्रांतों के पीछे, क्षेत्रों के पीछे लड़ते झगड़ते रहते थे। तो इसका फायदा उठाया किसने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो कोशिश की और भारत में व्यापार के साथ यहाँ प्रशासनिक कार्यों का भी नियंत्रण करने का प्रयास किया जाने लग गया। और इसी प्रयास के तहत अंग्रेजों ने यहाँ पर विभिन्न प्रकार की नीतियों का निर्माण करके शासन करने का क्या किया बाबू, प्रयास किया। जब आपको पता है कि बक्सर का जब युद्ध हुआ, उससे पहले कालकोठरी घटना घटित हुई थी एक जो है, जिसके तहत आपको पता होगा जो अवध के नवाब थे सिराजुद्दौला, उसने अनेक अंग्रेज अधिकारियों को एक छोटे कमरे में बंद कर दिया था। और कहा जाता है कि इनमें से अधिकांश अंग्रेज व्यक्ति मर भी गए थे, उनकी डेथ हो गई थी, और इनमें से एक व्यक्ति जिंदा बचा था जिसका नाम था हॉलवेल, और इसी ने अपने सेनापति को इस घटना के बारे में बताया था। और बाद में जब प्लासी का युद्ध हुआ और अंग्रेजों का भारत में शासन जो है स्थापित हो गया। और आपको पता है कि किसी भी देश के संविधान की रचना मात्र एक दिन की उपज नहीं होती। आपको पता है कि संविधान एक दिन में बन करके तैयार नहीं होता, बल्कि संविधान एक सतत विकास का परिणाम होता है, जो कि आप लोग यहाँ पढ़ोगे, संवैधानिक विकास को पढ़ोगे, वही प्रयास की यहाँ बात की जा रही है। तो भारत का संवैधानिक विकास का काल 1599 ईस्वी से शुरू होता है और उसी समय ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भी हुई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 ईस्वी में हुई। जो इंग्लैंड की जो महारानी थी, ब्रिटेन की जो महारानी थी एलिजाबेथ टेलर प्रथम, उसने एक राजलेख के द्वारा, ध्यान रखिएगा, जो व्यापारी गुट था इंग्लैंड का, ब्रिटेन का, उसको 15 वर्षों के लिए व्यापार का अधिकार दिया, जिसे 1600 ईस्वी का चार्टर कहा गया, 1600 ईस्वी का चार्टर एक्ट कहा गया। क्योंकि जिस समय तक देखोगे 1858 ईस्वी तक देखोगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा, लेकिन ब्रिटिश की संसद अलग अलग अवसरों पर अलग अलग कानून, आदेश पत्र जारी करके कंपनी के शासन पर नियंत्रण करती रही थी। और आपको पता भी इस चीज का कि भारत में मैंने बताया था ब्रिटिश जो है 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए थे। और 1600 ईस्वी मैंने बताया कि जो महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम थी, उसने चार्टर के द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के लिए अधिकार दे दिए। कंपनी जो कि अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक सीमित थी, उसने 1765 में क्या किया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी थी, यानी कि जो राजस्व और जो दीवानी न्याय के अधिकार थे, वो अधिकार भी प्राप्त कर लिए। अच्छा बाबू, एक चीज, अधिकार जो प्राप्त कर लिए, मैंने आपको जो बात बताई कि जो अधिकार प्राप्त कर लिए, जो मुगल बादशाह था शाह आलम, उसने 1764 में बक्सर की लड़ाई में, ध्यान रखना, विजय प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में दीवानी अधिकार दे दिए थे। ठीक है, शाह आलम जो था उसने 1764 में। फिर क्या हुआ कि उसके जो क्षेत्रीय शक्तियां थी वो स्टार्ट हो गया बनना। वहीं 1858 में जो सिपाही विद्रोह हुआ हमारा, उसके परिणाम के स्वरूप क्या हुआ, जो ब्रिटिश ताज था, जो क्राउन था, उसने भारत के शासन के उत्तरदायित्व अपने हाथों में ले लिए। और यह शासन 15 अगस्त 1947 तक, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रूप से जारी रहा, चलता रहा। और संविधान, स्वतंत्रता जब मिली थी उसी के साथ ही भारत के लिए एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। यहां इसको अमल में लाने के उद्देश्य से 1946 में एक संविधान सभा का गठन भी किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है अस्तित्व में आया। तो याद रखिएगा, जो राजलेख था, इस राजलेख के द्वारा कंपनी को समस्त पूर्वी देशों में व्यापार का एकमेव स्वामित्व सौंपा गया
और कंपनी की जो समस्त शक्तियां थी वो 24 सदस्यीय परिषदों में निहित थी। वहीं 1726 का जो राजलेख था उसने कलकत्ता, बंबई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी उनके गवर्नरों को विधि बनाने की शक्ति भी सौंप दी। यानी कि जो हमारी 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, बंबई और कलकत्ता, बंबई, मद्रास और कलकत्ता, यहाँ की प्रेसिडेंसियों के जो गवर्नर थे उनको विधि बनाने की शक्ति दे दी गई, उनको अधिकार दे दिया गया। काय के तहत? 1726 के राजलेख के द्वारा, उसके तहत। और 1726 के चार्टर के द्वारा भारत स्थिति देखोगे तो कंपनी को नियम, उपनियम, अध्यादेश ये सब जारी करने की शक्ति प्रदान कर दी गई। आइए बात करते सबसे पहले हम 1600 ईस्वी का जो राजलेख था। तो बाबू जो 1600 ईस्वी का जो हमारा राजलेख था, इसमें क्या हुआ था, इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों से व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त प्रदान किया गया था। और ये 1600 ईस्वी का जो राजलेख था इस पर हस्ताक्षर किए थे ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने। तो इस कंपनी ने क्या किया, कंपनी की जो भारतीय शासन की जितनी भी शक्तियां थी वो गवर्नर और उसकी जो परिषद थी जिसमें कितने सदस्य थे बाबू, 24 सदस्य थे, उनको सौंप दी गई। और इस परिषद को गवर्नर को लगा करके ऐसे नियम, विधियों और अध्यादेशों को बनाने का अधिकार दिया गया था जिससे कंपनी के प्रबंधन और प्रशासन को सुचारू रूप से चलाया जा सके। वो सभी कानून, वो सभी नियम, वो सभी अधिकार, शक्तियां इसमें निहित थे। और भारत में कंपनी के अधीन शासन को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से, याद रखना, मुंबई, मद्रास और कोलकाता को जो प्रेसिडेंसी थी इनको नगर बना दिया गया और इसका शासन प्रेसिडेंट और इसकी परिषद को हाथों में था, वही इसका प्रशासन को या जो शासन था उसको चलाया करती थी। अगर हम बात करें बाबू 1726 के राजलेख के बारे में, क्या था 1726 का राजलेख, तो इस राजलेख के द्वारा याद रखिएगा कोलकाता, बंबई, मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे और उसकी जो परिषद थी उसको विधि बनाने की शक्ति प्रदान कर दी गई। और एक महत्वपूर्ण कदम था क्योंकि इससे पहले कंपनी के इंग्लैंड में जो निदेशक बोर्ड था उसको ये शक्ति प्राप्त थी, लेकिन गवर्नर और उसकी परिषद की विधि बनाने की ये शक्ति सीमित थी, लिमिटेड थी। और ये विधियां जो थी ब्रिटिश विधियों के बिल्कुल विपरीत नहीं हो सकती थी। इसके अलावा ये विधियां जब तक प्रभावी नहीं होती थी तब तक कि वे इंग्लैंड में कंपनी के जो निदेशक थे उनके द्वारा अनुमोदित ना कर दी गई हो, उनको परमिशन ना मिल गई हो। परमिशन मिलने के बाद ही ये क्या हुआ करती थी, ये प्रभावी हुआ करती थी, प्रचलन में आया करती थी। ठीक है, तो ये था हमारा 1726 का राजलेख। अगर हम बात करें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, लेकिन बाबू यहाँ याद रखने वाली बात है कि अपना, मैंने जैसा भी बताया था आप लोगों को कि यहाँ पे क्या हुआ था, जो कंपनी ने आदेश पत्र दिया उसको जारी करके कंपनी के जो शासन पर नियंत्रण रखती रही। जब उसने स्वयं भारत के शासन को अपने हाथों में लिया तब भी उसने भारत के शासन के लिए कानून बनाए रखे, विभिन्न कानून बनाए। और इन सभी आदेश पत्र और कानूनों से देखोगे तो हम भारत के संवैधानिक विकास को इसमें सम्मिलित करते हैं, जो कि हम 2 चरणों में पढ़ते हैं। 2 चरणों में पढ़ते हैं। पहला कौन से चरण में, एक तो हम पहला पढ़ते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, या हम कह सकते हैं कंपनी का शासन, कंपनी का शासन। और दूसरा हम पढ़ते हैं बाबू कौन सा, दूसरा हम पढ़ते हैं काय का, सम्राट का शासन। सम्राट का शासन कहते हो या ब्रिटिश क्राउन का शासन हम लोग कह सकते हैं, या ताज का शासन या क्राउन का शासन। ठीक है, ताज के शासन के अंतर्गत। और इसको हम पढ़ते हैं 1773 से लेकर के 1858 तक। उसके बाद हम 1858 से लेकर के 1947 तक पढ़ते हैं हम ताज के अधीन शासन को। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, अपने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, जहां से संवैधानिक विकास की प्रक्रिया शुरुआत की जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में जो भ्रष्टाचार व्याप्त था, जो कुप्रशासन था, उसको दूर करने के लिए 1773 ईस्वी को रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। क्योंकि आप एक्ट पारित जो है ब्रिटिश सरकार ने वो इसलिए किया क्योंकि कंपनी में जो है भ्रष्टाचार और कुप्रशासन व्याप्त था, उसको दूर करने के लिए। और इस एक्ट के तहत ध्यान रखना, मद्रास और बंबई की जो प्रेसिडेंसियां थी
इनको कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। इन दोनों प्रेसिडेंसियों को जो है किसके अधीन मिला दिया गया? इन दोनों प्रेसिडेंसियों को मिला दिया गया हमारी कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन, और जिसका प्रमुख कौन हुआ करता था? गवर्नर जनरल होता था, और गवर्नर जनरल का नियंत्रण अपूर्व था। तो गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्य हुआ करते थे, और संपूर्ण कलकत्ता प्रेसिडेंसी का प्रशासन और सैनिक शक्ति वो इसी सरकार में निहित थी, गवर्नर जनरल में। और इसी रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बाबू याद रखना कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अपर न्यायाधीश हुआ करते थे। और याद रखिएगा, इसमें जो मुख्य न्यायाधीश थे, जिनका क्या नाम था? जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम क्या था? इसमें मैंने बताया आप लोगों को कि इसमें एक हमारे कौन हुआ करते थे? इसमें एक मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे, और वो मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्फे। कौन थे? सर एलिजा इम्फे। ठीक है, जो सर एलिजा इम्फे थे ये इसके मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, तो याद रखने वाली बात है, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा पहली बार ब्रिटिश मंडल को भारतीय मामलों में नियंत्रण का अधिकार दिया गया, जो कि अपूर्ण था, और गवर्नर जनरल की परिषद को फोर्ट विलियम बस्ती के प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के लिए भी शक्तियां जो थी, जो अधिकार थे, वो भी दिए गए। इसके बाद क्या हुआ? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 रेगुलेटिंग एक्ट की त्रुटियों को समाप्त करने के लिए लाया गया, और इस एक्ट के तहत कलकत्ता के गवर्नर को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार दिया गया था। और यह भी ध्यान रखना, जो तत्कालीन यहां रेगुलेटिंग जो एक्ट दिया बाबू, जो रेगुलेटिंग जो एक्ट दिया 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उस समय के जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था लॉर्ड नाथ, उन्होंने एक गुप्त समिति, एक सीक्रेट कमेटी, उसकी सिफारिश पर जो है इस एक्ट को पारित किया था, जिसको रेगुलेटिंग 1773 का नाम दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि जो कंपनी के कार्य हैं इनको भारत और ब्रिटेन दोनों स्थानों पर नियंत्रित किया जाए, और कंपनी में जो दोष व्याप्त हैं उनको समाप्त किया जाए। कंपनी की गतिविधियों के भी 2 केंद्र हुआ करते थे, एक तो इंग्लैंड और एक भारत, क्योंकि कंपनी के पूरे प्रशासन के सुपरविजन के लिए देखोगे तो इंग्लैंड में 2 संस्थाएं थी, एक तो निदेशक मंडल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और दूसरा स्वतंत्रधारी मंडल यानी कि कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टरीज। ठीक है, ये दोनों संस्थाएं जो थी वो गृह सरकार की पार्ट हुआ करती थी, क्योंकि पूर्ववर्ती जो संस्था थी वो इंग्लैंड में कंपनी की कार्यपालिका थी, और इसमें 24 निदेशक हुआ करते थे। इनका चुनाव जो था प्रतिवर्ष हुआ करता था स्वतंत्रधारी मंडल के खिलाफ, जो है कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टराइज के द्वारा। ठीक है, अच्छा, ये और क्या था कि जो निदेशक मंडल था उसमें प्रत्येक वर्ष देखोगे तो सदस्यों में से एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ करता था। अध्यक्ष क्या था कि कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी हुआ करता था। अब क्या हुआ कि रेगुलेटिंग 1773 एक्ट के तहत जो निदेशक मंडल था, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, उसकी जो कार्यविधि थी वो 1 वर्ष के स्थान पर कितनी हो गई? 4 वर्ष कर दी गई, 4 वर्ष। और इसी के साथ ही यह भी उपबंधित कर दिया गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है उसकी कुल संख्या 24 के 1/4 सदस्य जो है प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण करेंगे। ठीक है, अवकाश ग्रहण करेंगे। और मैंने बताया था आप लोगों को, हुआ क्या था कि जो भारतीय परिप्रेक्ष्य है, या इसमें एक और चुनाव का जो मुद्दा था कि कंपनी के जो निदेशक हैं उनको चुनने का अधिकार उन्हीं लोगों को होगा जो कम से कम 1 वर्ष पहले कंपनी में 1000 पाउंड के शेयर धारक रहे होंगे। और इस एक्ट के पहले कंपनी के निदेशक मंडल का चुनाव कंपनी के 500 पाउंड के जो अंशाधिकारी थे उनके द्वारा हुआ करता था। क्योंकि कंपनी प्रशासन में देखोगे तो बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के प्रशासक को इस एक्ट के माध्यम से अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी कि बंगाल, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियां जो कि एक दूसरे से स्वतंत्र थीं, इस अधिनियम के द्वारा देखोगे तो बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन करके बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना दिया गया।
और शासन की जितनी भी सैनिक सिविल शक्तियां थी उनको गवर्नर जनरल और उसके 4 सदस्यीय परिषद को सौंप दिया गया। और निर्णय में बहुमत के लिए गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का अधिकार भी कर दिया गया। तो वॉरेन हेस्टिंग जो थे, याद रखना बाबू, वॉरेन हेस्टिंग जो थे उनको प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। और कार्यकारिणी परिषद के जो 4 बाकी के सदस्य थे, जिनका नाम था फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन और वर्वेल, ये 4 सदस्य थे। तो अधिनियम के तहत देखोगे तो 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी की गई थी, जो मैंने बताया था। सर एलिजा इम्फे जो थे इसके मुख्य न्यायाधीश थे और 3 बाकी के हमारे अपर न्यायाधीश थे, चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड, इनको न्यायाधीश बनाया गया। और ये एक अभिलेख न्यायालय था। इसके विरुद्ध अपील प्रीवी काउंसिल उससे हुआ करती थी। ठीक है। और इसमें और भी प्रावधान थे कि ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि कंपनी की जो गवर्नर बॉडी है उसके माध्यम से क्या होगा, कंपनी का नियंत्रण सशक्त हो गया। भारतीय राजस्व, नागरिक, सैन्य मामले, इनकी जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना कंपनी के लिए अनिवार्य कर दिया गया। और इसी अधिनियम के द्वारा बाबू कंपनी के जो कर्मचारी थे उनको बिना लाइसेंस के जो निजी व्यापार था या जो भारतीय लोगों से उपहार रिश्वत लेने के जो अधिकार थे, जो मतलब की इच्छाएं थी, वो सब प्रतिबंधित कर दी गई। तो ये था हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। आइए बात करते हैं अगले एक्ट के बारे में, जो कि 1781 का सेटलमेंट या संशोधन अधिनियम था, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। तो याद रखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, जो हमारा 1773 का रेगुलेटिंग जो एक्ट था, जो विनियमन अधिनियम था 1773 का, उसमें जो कमियां थी, उसमें जो दोष व्याप्त थे, उन सबको दूर करने के लिए, उन सबको खारिज करने के लिए ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट या संशोधन अधिनियम 1781 का लाया गया था। क्योंकि याद रखना बाबू, जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, उसमें गंभीर व्यापारिक दोष जो थे उनको दूर करने के लिए जो संसद थी, ब्रिटिश संसद, उसने क्या किया, एक प्रवर समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे, एडमंड बर्क, उनका सुझाव था और उसी सुझाव के आधार पर इस एक्ट का प्रावधान किया गया था। इसे संशोधनात्मक अधिनियम यानी कि अमेंडिंग एक्ट या बंगाल जुडिकेचर एक्ट 1781 भी कहते हैं। इस एक्ट के द्वारा क्या था कि जो कलकत्ता की सरकार थी उसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। यानी कि इस तरीके से कलकत्ता की सरकार को विधि बनाने के 2 स्रोत प्राप्त हो गए। पहला क्या था कि रेगुलेटिंग एक्ट के अधीन वो कलकत्ता प्रेसिडेंसी के लिए, और दूसरा एक्ट ऑफ सेटलमेंट के अधीन बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए दीवानी जो प्रदेश है उनके लिए विधि निर्मित कर सकती थी। और सर्वोच्च न्यायालय के लिए क्या था कि जो आदेश और जो विधियां थी उनके संपादन में भारतीय जो धार्मिक, जो सामाजिक रीति रिवाज थे, जो परंपराएं थी, उनका ध्यान रखने का भी आदेश इसमें दिया गया। यानी कि जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल थी उसको सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया। मेरा कहने का मतलब इतना है कि जो गवर्नर जनरल था उसकी परिषद जो कि नियम बनाएगी उसे उच्चतम न्यायालय के पास पंजीकृत कराना आवश्यक नहीं होगा बिल्कुल भी। तो याद रखना, उसकी खामियों को ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद ने अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पारित किया, जिसे बंदोबस्त कानून या एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इस कानून की निम्नलिखित विशेषताएं थी। वो विशेषताएं क्या थी कि इस कानून ने गवर्नर जनरल और काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी, यानी कि उसको स्वतंत्र, बरी का मतलब होता है स्वतंत्र, ठीक है, स्वतंत्र कर दिया अथवा मुक्त कर दिया उनके ऐसे कृत्यों के लिए जो उन्होंने पद धारण के अधिकार से किए थे। उसी प्रकार कंपनी के सेवकों को भी उनकी जो कार्य करने के दौरान उनकी जो कार्यवाहियां थी उनके लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से उनको भी स्वतंत्र या मुक्त कर दिया गया। और इस कानून में राजस्व संबंधी मामले, राजस्व वसूली से जुड़े हुए मामले, उनको भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारों के बाहर कर दिया गया। और मैंने जैसा बताया था अभी कि इस कानून के द्वारा कोलकाता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया
और इसमें यह व्यवस्था बनाई गई कि न्यायालय हिंदू और मुस्लिमों के निजी कानूनों के हिसाब से मुसलमानों के वाद या मामले तय करे। और इस कानून के द्वारा यह व्यवस्था भी की गई थी कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो, न कि सर्वोच्च न्यायालय में। और इस कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों और काउंसिलों यानी कि प्रोविंशियल कोर्ट्स एवं काउंसिल के लिए नियम विनियम बनाने के लिए इसको अधिकृत किया गया था। आइए बात करते हैं अगले एक्ट के बारे में, जो कि हमारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की यहां हम लोग बात करें तो याद रखना, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 जब असफल हो गया, उसके बाद पिट्स का इंडियन अधिनियम कंपनी के द्वारा अधिगृहित जो भारतीय राज्य थे, जो क्षेत्र थे, जो ब्रिटिश ताज था, जो क्राउन था, उसके स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज था, जिसके शीर्षक भारत में ब्रिटिश अधिकारता क्षेत्र थे। पिट्स इंडिया एक्ट, इसमें क्या था कि जो कंपनी के व्यापारिक जो राजनीतिक क्रियाकलाप थे उनको अलग अलग कर दिया गया। व्यापारिक क्रियाकलापों को कंपनी के निदेशक जो थे उनके हाथों से यथावत रखते हुए राजनीतिक क्रियाकलाप जैसे कि सैनिक, असैनिक, राजस्व रिलेटेड, इन सब के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए इंग्लैंड में एक 6 सदस्यों की जो नियंत्रक मंडल थी उसकी स्थापना की गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना गवर्नर जनरल को किसी भी देश के जो देशी राजा हुआ करते थे उनके साथ संघर्ष स्टार्ट करने या सहायता का आश्वासन देने का अधिकार नहीं था। और इन सदस्यों की नियुक्ति और पदच्युति, इनका अधिकार जो था वो सम्राट को सौंपा गया, क्योंकि 6 सदस्यों में से एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर, एक राज्य सचिव और 4 व्यक्ति प्रिवी काउंसिल के सदस्य होते थे। यानी कि इस तरीके से अब भारतीय उपनिवेश के 2 शासक थे। पहला कंपनी का निदेशक बोर्ड, कंपनी का निदेशक बोर्ड, और दूसरा क्या था? दूसरा था नियंत्रक मंडल के माध्यम से सम्राट। यानी कि यह स्थिति 1858 तक बनी रही थी। और गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 से कम करके 3 कर दी गई। और इस परिषद को भारत में प्रशासन यथावत कहें तो सैन्य शक्ति, युद्ध, संधि, राजस्व, देशी रियासतें, इन सब के अधीक्षण की शक्तियां प्रदान की गई। प्रांतीय परिषदों के सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गई थी और इन्हीं सदस्यों में से एक को प्रांत का सेनापति बनाया जाता था। तो याद रखना, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी के ऊपर अपने प्रभाव को और मजबूत करने के उद्देश्य से 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया। पिट्स इंडिया एक्ट ने कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यकलापों को एक दूसरे से अलग कर दिया। पिट्स इंडिया एक्ट के विवाद को ही लेकर के लॉर्ड नाथ और फॉक्स की मिलीजुली सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा था। और ये पहला और अंतिम अवसर था जब किसी भारतीय मामले पर ब्रिटिश सरकार जो थी वो गिर गई थी, उसकी सत्ता समाप्त हो गई थी, क्योंकि कंपनी के वाणिज्य रिलेटेड जो विषय थे उनको छोड़ करके सभी सैनिक, असैनिक, राजस्व रिलेटेड मामलों को एक नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिया गया था। उसी के साथ 3 डायरेक्टरों की एक समिति बोर्ड के सभी मुख्य आदेश भारत को भेजे जाते थे। और अधिनियम के अकॉर्डिंग देखोगे तो बंबई, मद्रास प्रेसिडेंसियां भी गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के अधीन कर दी गई थी। नियम के द्वारा क्या देखोगे, नियम के द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत हुई जो कि 1858 तक विद्यमान रही, मैंने जो भी बताया था आप लोगों को। और वो द्वैध कौन कौन से थे मैंने आप लोगों को भी बताया। पहला निदेशक बोर्ड, कंपनी का निदेशक बोर्ड, और दूसरा नियंत्रक मंडल के माध्यम से सम्राट। तो इस कंपनी के द्वारा और दूसरा संसदीय बोर्ड के द्वारा। अधिनियम के तहत इंग्लैंड में सरकार का विभाग बनाया गया जिसे नियंत्रण बोर्ड को बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं, जिसका मुख्य कार्य डायरेक्टर्स की नीति को नियंत्रित करना था। और याद रहे, जो अपना रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें जो दोष व्याप्त थे उनको दूर करने के उद्देश्य से 1783 में 1783 में डंडास अधिनियम, और पुनः देखोगे दोबारा से नवंबर 1783 में फॉक्स का जो भारतीय विधेयक था वो लाया गया। लेकिन
दोनों अधिनियम पारित नहीं हो पाए थे। फॉक्स का भारतीय विधेयक और डंडास अधिनियम ये पारित नहीं हो पाए थे। यानी फॉक्स ने जो प्रस्तुत किया था विधेयक, उसके हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पारित न होने के कारण लॉर्ड नाथ और फॉक्स की जो गठबंधन की सरकार थी उसको त्यागपत्र देना पड़ गया और किसी भारतीय विषय पर एक अंग्रेजी सरकार के पतन का यह पहला और अंतिम दृष्टांत था। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया गया था। ठीक है, आगे बात करें 1786 का अधिनियम। 1786 का जो अधिनियम था इसकी बात करें, इसमें क्या हुआ था बाबू 1786 के अधिनियम में। इस अधिनियम के द्वारा देखो, गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के जो निर्णय हैं उनको निरस्त करके जो है अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार दिया गया था और उसी के साथ ही गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी दी गई। यानी कि दोनों अधिकार जो थे वो सबसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस था उसने प्राप्त किए थे। यानी कि 1786 ईस्वी में जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया और उसने ये पद स्वीकार करने के लिए 2 शर्तें मांगी थी। वो शर्त कौन सी थी कि उसे सेनापति या कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए और उसे विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णय को अधिभावी करने के लिए या न मानने के अधिकार भी होने चाहिए। और जो शर्तें थी उनको 1786 के कानून में देखोगे तो प्रावधानों के रूप में जोड़ा गया था। यानी कि पिट ने देखोगे 1786 में यह अधिनियम पारित करवाया जिसका प्रमुख उद्देश्य कॉर्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल के पद के लिए तैयार करना था और अधिनियम के तहत मुख्य सेनापति की शक्ति भी गवर्नर जनरल में निहित कर दी गई और गवर्नर जनरल विशेष अवस्था में परिषद के निर्णय को रद्द कर सकता था और उसे लागू भी कर सकता था। यह था हमारा 1786 का अधिनियम। अगर हम बात करें 1793 के चार्टर एक्ट के बारे में, तो 1793 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट था, 1793 का जो चार्टर एक्ट था, चार्टर एक्ट ऑफ 1793, इस अधिनियम के माध्यम से देखोगे तो कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। कितने वर्षों के लिए? 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। और नियंत्रक मंडल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसके सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था भी की गई, क्योंकि ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों के द्वारा प्रशासन की नींव भी रखी गई और जितने भी कानून थे, जितने भी विनियम थे, उनकी व्याख्या का अधिकार जो था वो किसको दिया गया बाबू? वो न्यायालय को अधिकार दिया गया। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो 1793 में एक चार्टर एक्ट पारित किया गया जिसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया और गवर्नर जनरल का बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों पर अधिकार स्पष्ट कर दिया गया। यदि गवर्नर जनरल बंगाल के बाहर जाता था तो उसे अपनी परिषद के असैनिक सदस्यों में से किसी एक को उप प्रधान नियुक्त करना होता था, तब जाकर के वो बाहर कहीं जा पाता था। मुख्य सेनापति को गवर्नर जनरल की परिषद का स्वतः ही सदस्य होने का अधिकार समाप्त हो गया और इन सभी सदस्यों का वेतन जो है भारतीय कोष से मिलता था, जो कि 1919 तक जारी रहा। ठीक है, ये था हमारा 1793 के चार्टर एक्ट के कुछ प्रावधान। बात करें 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में, जो 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसकी बात करें तो 1813 का जो हमारा चार्टर एक्ट था इसमें क्या प्रावधान था भाई? याद रखने वाली बात है, जो कंपनी थी और कंपनी का जो एकाधिकार था उसको समाप्त करने के लिए, उस पर और अप्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए या ईसाई मिशनरियों की देखोगे भारत में और अधिक स्वायत्तता की मांग थी, उनको ध्यान में रखते हुए ये राजलेख पारित किया गया था और इस राजलेख के द्वारा कुछ प्रावधान भी किए गए थे। ये प्रावधान क्या थे कि इस चार्टर के द्वारा पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुज्ञा दी गई थी और कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार थे उनको समाप्त करके सभी ब्रिटिश जनों को व्यापार का अधिकार प्रदान किया गया, लेकिन चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार के एकाधिकार को बनाए रखा गया। भारतीयों की शिक्षा पर प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध भी किया गया और बिहार पीसीएस में 2008 में यह प्रश्न पूछा गया है। और जो स्थानीय जो स्वायत्त शासी संस्थाएं थी उनको करारोपण का अधिकार दिया गया।
और इसी राजलेख के द्वारा कलकत्ता, बंबई और मद्रास की जो सरकारें थीं, उन्होंने जो विधियां बनाई थीं, उन सभी विधियों का ब्रिटिश संसद के द्वारा अनुमोदन अनिवार्य कर दिया गया और ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति से कंपनी को गवर्नर जनरल, गवर्नर और प्रधान सेनापति की नियुक्तियों का अधिकार भी दे दिया गया। तो ध्यान रखना, समकालीन यद्भाव्यम के सिद्धांत और अंग्रेजों के यूरोपीय व्यापार बंद होने के कारण से कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त करने के लिए 1813 का चार्टर एक्ट लाया गया। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। हालांकि चीन और चाय के व्यापार का एकाधिकार चलता रहा और पहली बार अंग्रेजों की भारत पर संवैधानिक स्थिति जो है स्पष्ट रूप से दिखने लग गई। इसी के साथ ही 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा नियंत्रण बोर्ड की अधीक्षण और नियंत्रण शक्ति को न केवल परिभाषित किया गया बल्कि उसका विस्तार भी किया गया और एक्ट के तहत 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष विद्वान भारतीयों के प्रोत्साहन, साहित्य की सुधार, पुनरुत्थान और शिक्षा के लिए उन पर व्यय करेंगे। ये प्रावधान हमारे 1813 के चार्टर एक्ट में दिए गए थे। बात करें 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में। जो 1833 का जो चार्टर एक्ट था, इसमें क्या प्रावधान थे, क्यों इसको पारित किया गया? तो याद रखना, जो 1833 का जो चार्टर अधिनियम था, इसके बाद में 1813 के बाद में भारत में कंपनी के साम्राज्य में काफी वृद्धि हुई, जिस पर समुचित नियंत्रण स्थापित करने के लिए जो ब्रिटिश संसद थी उसने 1814, 1823, 1829 में अधिनियमों के द्वारा ही कंपनी को कुछ अधिकार प्रदान किए, लेकिन ये अधिनियम सफल नहीं हो पाए थे। फिर उसके बाद 1833 में तीसरा चार्टर अधिनियम पारित किया गया। उसमें प्रावधान किए गए कि कंपनी का जो अधिकार है वो 20 वर्ष के लिए दोबारा से बढ़ा दिया जाए और बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाए। यानी किस तरीके से इस राजलेख के द्वारा देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। और पूछा गया था आईएएस परीक्षा में 2003 में कि भारत की जो देश की जो शासन प्रणाली है उसका केंद्रीकरण कब किया गया था, ठीक है, किस एक्ट के द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा, 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसी के द्वारा केंद्रीकरण किया गया था। इसी के साथ ही क्या हुआ था कि जो परिषद थी उस गवर्नर जनरल को, सब परिषद देखोगे, परिषद के तहत देखोगे, गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार भी दिया गया, लेकिन नियंत्रक मंडल इस कानून को अस्वीकृत करके जो है स्वयं कानून बना सकता था। लेकिन गवर्नर जनरल की परिषद के द्वारा कानून पारित होने को अधिनियम कहा जाने लग गया और इसके पूर्व देखोगे जो विधियां बनाई गई थी उनको विनियम कहा गया, क्योंकि बंबई और मद्रास की जो परिषदें थी उनको विधि निर्माण की शक्तियां जो दी गई थी उनको वापस से ले लिया गया और विधिक परामर्श के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। और ये बात आप लोगों की आईएएस परीक्षा 2003 में पूछी गई थी। उसे केवल कितना था कि परिषद की बैठकों में भाग लेने का अधिकार था, मतदान का अधिकार उसको नहीं था। कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार थे उनको, यानी कि चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार, इनको समाप्त कर दिया गया और कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक दायित्व जो थे वो सौंप दिए गए शक्तियों के तौर पर। क्योंकि विधियों के संहिताकरण के लिए देखोगे तो गवर्नर जनरल को आयोग गठित करने का प्राधिकार दिया गया। वहीं 1834 में जो लॉर्ड मैकाले था, लॉर्ड मैकाले, उस लॉर्ड मैकाले की जो अध्यक्षता थी उसमें 4 सदस्यीय पहली विधि आयोग का गठन किया गया और इस एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा को विधि के विरुद्ध घोषित कर दिया गया और अंत में 1843 में 5 नियम 5 से उसमें उसका उन्मूलन कर दिया गया। क्योंकि अधिनियम की जो धारा 87 है उसके तहत देखोगे तो कंपनी के अधीन जो सरकारी पद थे उनके चयन में किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग इनके आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, ऐसा उपबंध किया गया। और गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूरा अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार भी दे दिया गया। और इस राजलेख पर ध्यान रखना, लॉर्ड मैकाले के साथ साथ उपयोगितावादी जो चिंतक थे, जेरेमी बेंथम, जेम्स मिल, इन सब का विशेष प्रभाव पड़ा था।
और भारत में संविधान निर्माण का यानी कि एक छोटा सा संकेत इस चार्टर एक्ट में हमें देखने को मिल जाता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो 1833 के चार्टर एक्ट पर इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, उदारवादी नीतियां, इनका क्रियान्वयन और लेसेज फेयर के सिद्धांत की छाप देखने को मिलती है। एक्ट ने कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए नया जीवन दिया, यानी कि उनको 20 वर्षों के लिए व्यापार करने के लिए और अधिकार दे दिया। उनका व्यापार करने का जो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया कंपनी का जो अधिकार था, और उसे एक ट्रस्टी के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। कंपनी के वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए और उसे भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करने के लिए अधिकार दिए गए। अधिनियम ने कंपनी के डायरेक्टरों के संरक्षण को कम किया और अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया और बंगाल का गवर्नर अब भारत का गवर्नर जनरल बन करके समाज में उभर आया। इस अधिनियम के द्वारा भारत में दासता को अवैध घोषित किया गया, जो मैंने अभी बताया आप लोगों को, और सभी कर जो थे सपरिषद गवर्नर जनरल की आज्ञा से ही लगाए जा सकते थे। यानी कि इस प्रकार से प्रशासन और वित्त की सारी शक्ति गवर्नर जनरल और उसकी परिषद में केंद्रित हो गई थी पूर्ण रूप से। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यह हुआ कि कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया और सर्वप्रथम मैकाले को विधि सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल की परिषद में सम्मिलित किया गया था। केवल परिषद देखोगे तो गवर्नर जनरल को ही भारत के लिए कानून बनाने के अधिकार प्राप्त थे और भारतीय कानूनों को संचित, लिपिबद्ध और सुधारने के लिए उद्देश्य से देखोगे तो एक विधि आयोग का गठन किया गया और अधिनियम के द्वारा मैंने बताया था कि कंपनी के चीन से व्यापार और चाय संबंधी व्यापार के एकाधिकार को क्या कर दिया गया बाबू, बिल्कुल समाप्त कर दिया गया, बिल्कुल खत्म कर दिया गया और गवर्नर जनरल को ही विधि आयुक्त को नियुक्त करने का अधिकार भी प्रदान किया गया। इसी के साथ ही अधिनियम के द्वारा नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी जो मापदंड थे उनको अपना करके भेदभाव समाप्त कर दिया गया, क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों को भी यहाँ पर यह नियम कर दिया गया कि किसी भी व्यक्ति को जो है चयन के लिए अधीन सरकारी पदों के चयन के लिए धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश, रंग के आधार पर इनको अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है। और अधिनियम के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये प्रावधान थे हमारे 1833 के राजलेख एक्ट के अंतर्गत। आइए बात करते हैं आगे 1853 के चार्टर एक्ट के बारे में। तो आगे हम बात करेंगे 1853 के चार्टर एक्ट के बारे में, ठीक है। 1853 का जो हमारा चार्टर अधिनियम था उसकी बात करेंगे। याद रखिएगा 1853 का जो चार्टर अधिनियम था, जो भारतीय लोग थे उनके द्वारा क्या था कि जो कंपनी की जो प्रतिक्रियावादी जो शासन था उसके समाप्ति की मांग के लिए और गवर्नर जनरल जो कि लॉर्ड डलहौजी था, लॉर्ड डलहौजी ने जो है कंपनी के शासन में सुधार करने के लिए रिपोर्ट के संदर्भ में इसको पारित किया गया था। इसमें प्रावधान किए गए थे कि इस अधिनियम के द्वारा जो विधायी कार्य हैं उनको प्रशासनिक कार्यों से अलग करने की व्यवस्था की जाए और विधि निर्माण के लिए भारत के लिए एक अलग 12 सदस्यों की, कितने सदस्यों की? 12 सदस्यों की एक विधान परिषद यानी कि ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की गई और अलग अलग क्षेत्रों के प्रांतों के जो प्रतिनिधि थे उनको इनका सदस्य बना करके सबसे पहले क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया। और विधान परिषद का प्रमुख कार्य क्या था कि देश के लिए विधि बनाए, और लेकिन इस विधि को अधिनियम एक्ट करने के लिए, एक्ट बनने के लिए गवर्नर जनरल की अनुमति यानी कि असेंट उसके लिए आवश्यक थी। और ऐसी विधियों को गवर्नर जनरल जो है वीटो भी कर सकता था, क्योंकि बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए देखोगे तो एक अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया था और विधि बनाने को जो विधि सदस्य थे उनको गवर्नर जनरल की परिषद का पूरा सदस्य उनको बना दिया गया। और इसी एक्ट के तहत याद रखिएगा कंपनी के जो कर्मचारी थे इनकी नियुक्ति के लिए नामजदगी जो होती है उसके स्थान पर प्रतियोगी परीक्षाएं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इनको आधार बनाया गया और बीपीएससी परीक्षा 2003 में यह प्रश्न पूछा गया था। ब्रिटिश संसद को जो है किसी भी समय कंपनी के शासन को समाप्त करने का अधिकार दिया गया और जो निदेशक मंडल के सदस्य थे उनकी संख्या 24 से कम करके 18 कर दी गई।
उनमें से 6 क्राउन के द्वारा मनोनीत किए जाने थे। और ये राजलेख जो था वो भारतीय शासन के यानी कि ब्रिटिश कालीन इतिहास के अंतर्गत चार्टर राजलेख था, क्योंकि इंग्लैंड में एक विधि आयोग का गठन भारतीय विधि आयोग की रिपोर्ट पर जो है विचार करने के लिए किया गया था। तो याद रखिएगा, चार्टर ने जो है कार्यपालिका और विधायी शक्तियों को अलग करने का एक निश्चित कदम उठाया और भारतवर्ष के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की गई। विधान परिषद में 12 सदस्य होते थे। कमांडर इन चीफ, गवर्नर जनरल के 4 सदस्य और 6 सभासद विधान परिषद के सदस्य हुआ करते थे। और बाकी के जो 6 सदस्य थे उनमें बंगाल के जो मुख्य न्यायाधीश थे, कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट थे उनका एक न्यायाधीश, और बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा 4 प्रांतों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुआ करते थे। भारतीय विधान परिषद में सबसे पहले क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत पारित किया गया और विधान परिषद के द्वारा जो विधेयक पारित किए गए थे उनको गवर्नर जनरल वीटो भी कर सकता था, मैंने बताया था अभी आपको। और विधि सदस्य को जो है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। और 1853 के अधिनियम ने ही सबसे पहले संपूर्ण भारत के लिए एक विधान मंडल, मैंने बताया कि ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना भी की गई थी। और अधिनियम ने क्या किया, अधिनियम ने कंपनी डायरेक्टरों से नियुक्ति संबंधी जो अधिकार थे वो वापस ले लिए और जिससे कि डायरेक्टरों का संरक्षण भी समाप्त हो गया। ये थे हमारे 1853 चार्टर एक्ट के कुछ प्रमुख प्रावधान। अब यहाँ हम बात करेंगे अपने किसके अधीन शासन की। यहाँ से हमारा जो शासन स्टार्ट होता है वो ताज के अधीन शासन स्टार्ट होता है 1858 से 1947 तक। तो 1858 के अधिनियम की बात करें तो जो लॉर्ड पामर्स्टन था, लॉर्ड पामर्स्टन, इसने 12 फरवरी 1858 को भारत में दोहरे शासन के दोषों को दूर करने के लिए एक विधेयक जो है संसद के सामने प्रस्तुत किया। लेकिन कुछ कारणों के रहते हुए, कुछ कारणवश जो अपने पामर्स्टन थे उनको त्याग पत्र देना पड़ गया था। इसके बाद क्या हुआ, लॉर्ड डलहौजी जो था, लॉर्ड डलहौजी प्रधानमंत्री बना। उसने अपने समय शासनकाल में देखोगे तो उसने 2 अगस्त 1858 को एक विधेयक प्रस्ताव जो था उसको पारित किया। 2 अगस्त 1858 को महारानी विक्टोरिया जो थी उसके हस्ताक्षर के बाद पारित हो गया और ये भारत शासन अधिनियम 1858 के नाम से जाना जाने लग गया, जिसका उद्देश्य 1857 के विद्रोह जैसी घटना की पुनरावृत्ति को रोकना और उसी के साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित करके जो है भारत का उपयोग ब्रिटिश औपनिवेशिक हित में करना था। क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1858 के प्रावधान की प्रमुख प्रावधानों की बात करें तो वो ये थे कि इस कानून के द्वारा भारत का शासन जो है कंपनी के हाथों से ले लिया और उसको जो है जो ब्रिटिश ताज था, ब्रिटिश क्राउन, उसके अधीन कर दिया गया। और एक कार्य जो था महारानी विक्टोरिया की एक राज्य की घोषणा के द्वारा किया गया था, जिसे लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 को उद्घोषित किया। जो अपना कोड ऑफ डायरेक्टर था, जो निदेशक मंडल था और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, इनको समाप्त कर दिया गया और उनके सभी अधिकार भारत सचिव यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को दे दिए गए। और भारत सचिव अनिवार्य रूप से ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य हुआ करता था, क्योंकि भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक भारत परिषद, इंडियन काउंसिल, इसकी स्थापना की गई। इसके 8 सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार जो है ब्रिटेन के क्राउन थे उनको दिया गया और शेष जो बाकी के 7 बचते हैं सदस्य, उनके चयन का अधिकार कंपनी के जो डायरेक्टर थे उनको दे दिया गया। लेकिन प्रत्येक स्थिति में यह आवश्यक था कि 15 में से कम 9 सदस्य ऐसे हों जो कम से कम 10 वर्ष तक भारत में सेवा कार्य, कितना कार्य बाबू, याद रखिएगा, 15 में से 9 सदस्य जो हैं जो कम से कम 10 वर्ष तक भारत में जो है सेवा कार्य कर चुके हों और अपनी नियुक्ति के समय उन्हें भारत छोड़े हुए 10 वर्ष से अधिक समय न हुआ हो और शासन के इस भाग को जो है भारत सचिव और भारत परिषद
भारत सचिव और भारत परिषद को सम्मिलित करके यानी कि गृह सरकार यानी कि होम गवर्नमेंट का नाम दे दिया गया। क्योंकि भारत सचिव, उसकी परिषद, इनके जो सदस्य हुआ करते थे, इनका जो वेतन था और जो अन्य खर्चे थे वो भारतीय राजस्व से देने पड़ते थे। इस परिषद का जो मुख्य कार्य था वो भारत सचिव को भारत के शासन के कार्य में परामर्श और जो सहायता थी वो देना था। क्योंकि भारत सचिव अपनी परिषद के सदस्यों को पद से नहीं हटा सकता था, उनको पदच्युत करने का अधिकार केवल ब्रिटिश संसद को ही प्राप्त था। क्योंकि भारत सचिव भारत परिषद का अध्यक्ष होता था और उसकी परिषद के निर्णय में देखोगे तो बहुमत से लिए जाते थे। इसमें भारत मंत्री को सम्मान मत देने का अधिकार था, सामान्य जो मत होता है वो देने का अधिकार था। तो याद रखिएगा। और जो भारतीय गवर्नर जनरल जो कि वायसराय, उसको भारत सचिव की आज्ञा के अकॉर्डिंग, परमिशन के अकॉर्डिंग कार्य करने के लिए बाध्य किया गया। लेकिन गवर्नर जनरल भारत में ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने लगा और इस कारण उसे वायसराय की संज्ञा दे दी गई। क्योंकि भारतीय प्रशासन के अंतर्गत देखोगे तो पदों पर नियुक्ति करने का जो अधिकार था वो ब्रिटिश सम्राट ने सब परिषद, भारत के सचिव और भारत में स्थित जो उच्च पदाधिकारी थे इनके बीच विभाजित कर दिया। इसी के साथ ही हुआ क्या कि जो गवर्नर जनरल था उसकी परिषद के जो विधिक सदस्य थे, जो एडवोकेट जनरल थे, उनकी नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाने लग गई। और 1861 में ही सबसे पहले जेम्स विल्सम के द्वारा भारत में बजट प्रस्तुत किया गया और भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 और भारतीय असैनिक सेवा अधिनियम 1861 पारित किया गया। जो 1861 था, इसकी बात रखना याद, जो लॉर्ड रिपन था उसने 1883 में जो विधेयक प्रस्तुत किया जिसमें कि भारतीय मजिस्ट्रेट उनको भारत में बसे हुए यूरोपियों के मुकदमे की सुनवाई का अधिकार दिया गया और उनको इल्बर्ट बिल कहा जाता है। क्योंकि भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा देखोगे तो वायसराय को परिषद के द्वारा और अधिक कुशलता से कार्य संपादन के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई थी। वायसराय जो था लॉर्ड कैनिंग, उसने अलग अलग विभाग अलग अलग सदस्यों को दे दिए। उनके जो प्रशासन थे उनके लिए उत्तरदायी वो खुद हुआ करते थे। यानी कि इस तरीके से भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत हुई। और 1858 का जो अधिनियम था इसके द्वारा भारत के जो गवर्नर जनरल थे उनको वायसराय की संज्ञा दे दी गई और गवर्नर जनरल और वायसराय एक ही व्यक्ति हुआ करता था। जब ब्रिटिश प्रांतों का शासन देखता था तब गवर्नर जनरल और जो भारतीय राजा थे उनके साथ ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था और वायसराय वो कहलाता था। तो याद रखना, कंपनी की दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त करने के लिए 1858 में ब्रिटिश सरकार ने एक अधिनियम पारित किया। अधिनियम को 1858 एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पारित किया गया था। 1858 के अधिनियम ने क्या किया, भारत के शासन को कंपनी के हाथों से निकालकर सम्राट के हाथों में दे दिया। उसी के साथ ही भारत का प्रशासन सामग्री के द्वारा नियुक्त 185 सदस्यीय एक परिषद को सौंप दिया गया, जिसका अध्यक्ष मुख्य राज्य सचिव या भारत राज्य सचिव के नाम से विभूषित किया गया। राज्य सचिव को डायरेक्टर्स के बोर्ड और नियंत्रण बोर्ड, दोनों बोर्डों की संयुक्त शक्तियां मिल चुकी थी। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा लागू जो द्वैत शासन प्रणाली थी उसको समाप्त कर दिया गया और राज्य सचिव की 15 सदस्यीय परिषद में से 8 की नियुक्ति क्राउन के द्वारा, बाकी 7 की नियुक्ति डायरेक्टर्स के बोर्ड के द्वारा होनी थी। अधिनियम में एक महत्वपूर्ण व्यवस्था ये थी कि इन सदस्यों में से कम आधे ऐसे लोग थे जो भारत में 10 वर्षों तक सेवा कर चुके हों। मैं अभी बता चुका हूं आप लोगों को। और भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय की उपाधि मिली, जो कि क्राउन का सीधा प्रतिनिधि हुआ करता था। राज्य सचिव को भारत से प्राप्त मालगुजारी का लेखा जो है यानी कि बजट जो है प्रतिवर्ष संसद के सामने प्रस्तुत करना पड़ता था और उसे भारत के नैतिक और भौतिक विकास की रिपोर्ट भी संसद को देनी पड़ती थी। राज्य सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य हुआ करता था, इसलिए वो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। कैंडिडेट सिविल सेवा में नियुक्तियां खुली प्रतियोगिता के द्वारा की जाने लग गई। तो ये कुछ प्रावधान थे हमारे 1858 के चार्टर एक्ट के बारे में या भारत सरकार अधिनियम 1858 के बारे में। बात करें 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम था, क्या प्रावधान थे 1861 के भारत परिषद अधिनियम में? तो याद रखने वाली बात है बाबू, जो हमारा 1861 का जो एक्ट था, द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इसमें क्या था, 1861 का अधिनियम जो था वो भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात किया।
इस कानून के द्वारा देखोगे तो अंग्रेजों ने एक ऐसी नीति स्टार्ट की जिसे सहयोग की नीति, पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन या उदार निरंकुशता यानी कि बेनेवोलेंट डेपोटिज्म की संज्ञा दी थी, क्योंकि इसके माध्यम से सबसे पहले भारतीयों को शासन में भागीदार बनने का प्रयत्न किया गया। और इस अधिनियम के देखोगे तो कुछ व्यवस्थाएं भी की गई थी, जैसे कि गवर्नर जनरल को विधायी कार्यों के लिए नए प्रांत के निर्माण और नए निर्मित प्रांतों में गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया, और उसे किसी प्रांत, प्रेसिडेंसी या किसी क्षेत्र को विभाजित करने या उसकी सीमा में परिवर्तित करने का अधिकार भी दिया गया था। इसी अधिनियम के तहत देखोगे 1861 के अधिनियम के तहत देखोगे तो क्या हुआ था, केंद्रीय कार्यकारिणी जो थी उसके सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर के 5 कर दी गई। 5वें सदस्य को विधिवेत्ता होना अनिवार्य कर दिया गया था कि वो अधिवेत्ता या क्या कहते हैं उसको विधिवेत्ता होना जरूरी है। और जो केंद्रीय सरकार थी उसको सार्वजनिक ऋण, वित्त, मुद्रा, डाक, तार, धर्म, स्वात्ताधिकार, इन सब के संबंध में प्रांतीय सरकार के अधिकार, जो अधिकार थे वो प्रदान कर दिए गए। क्योंकि जो भारत परिषद थी उसको विधायी संस्था बनाया गया। उसे भारत में रहने वाली जितनी भी ब्रिटिश और जो भारतीय प्रजा थी, जो भारत सरकार के जो कर्मचारी थे, जो भारतीय रियासतें थीं, वो सब सम्राट के राज्य क्षेत्रों के अधीन रहने वाले जो व्यक्ति थे, सभी स्थान या वस्तुओं के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। और गवर्नर जनरल को अपनी परिषद यानी कि काउंसिल में 6 से 12 सदस्यों की बात करें तो उनकी वृद्धि करने का अधिकार भी दिया गया, और जो कि सभी मनोनीत थे। और याद रखना, मद्रास और बंबई की सरकार को दोबारा से कानून बनाने का, उनमें संशोधन करने का अधिकार दिया गया। और जो प्रांतीय परिषदें थीं उनके द्वारा बनाया गया जो कानून था वो गवर्नर की जनरल की परिषद की जो गवर्नर जनरल था उसकी अनुमति के बाद ही बंधता कह सकते हैं या वैधता को प्राप्त होता था। बाद में इसी एक्ट के अधीन बंगाल, उत्तरी पश्चिमी प्रांत, पंजाब, इनमें 1862, 1886 और 1897 ईस्वी में विधान परिषदों की स्थापना हुई। और याद रखिएगा इसी बीच में कि विधि निर्माण की त्रुटिपूर्ण प्रणाली, वायसराय की निषेधात्मक शक्ति यानी कि वीटो पावर और विधान परिषद में भारतीयों का ना के बराबर प्रतिनिधित्व आदि कारणों ने 1861 के भारत परिषद अधिनियम की पृष्ठभूमि तैयार की। सन 1861 के अधिनियम ने भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं को जन्म दिया। वायसराय की कार्यकारी परिषद में एक 5वें सदस्य के रूप में एक विधिवेत्ता को भी शामिल किया गया। वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। लॉर्ड कैनिंग ने अलग अलग सदस्यों को अलग अलग विभाग सौंप करके एक प्रकार से मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव डाली। और वायसराय की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर के न्यूनतम संख्या 6, अधिकतम संख्या 12 निर्धारित कर दी। और वायसराय मनोनीत करेगा और इनकी अवधि 2 वर्ष के लिए रख दी गई। नामांकित सदस्यों में से आधे सदस्य गैर सरकारी सदस्य होते थे। इनका कार्यकाल 2 वर्ष का हुआ करता था। इसी के साथ ही विधान परिषद की शक्ति अत्यंत सीमित थी और सदस्यों को प्रशासन, अध्यक्ष, वित्त संबंधी जो प्रश्न थे उनको पूछने का कोई अधिकार बिल्कुल भी नहीं दिया गया था। और वायसराय को संकटकालीन समय में विधान परिषद की सलाह के बिना ही अध्यादेश जारी करने की अनुमति प्राप्त थी। और अध्यादेशों की जो कार्यशीलता थी उसको केवल 6 मास के लिए निर्धारित किया गया। उसी के साथ ही वायसराय को विधान परिषद के द्वारा पारित विधियों को वीटो करने की शक्ति दी गई थी और ब्रिटिश संसद किसी भी विधि को अस्वीकृत भी कर सकती थी। और अधिनियम के द्वारा वायसराय को नए प्रांतों की स्थापना, उनकी सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार भी दिया गया था। बात करें 1892 के भारत परिषद अधिनियम के बारे में, लेकिन उससे पहले याद रखने वाली बात है जो नेटिव मैरिज एक्ट था 1872 का, नेटिव मैरिज एक्ट 1872 का। इसमें क्या हुआ था, केशव चंद्र सेन के प्रयास रहे काफ़ी और प्रयास से गवर्नर जनरल लॉर्ड नॉर्थब्रुक जो थे, नॉर्थब्रुक के समय देखोगे उस समय ये एक्ट लाया गया और इस एक्ट के अंतर्गत अंतरजातीय विवाह को मान्यता दी गई। इसमें लड़कियों की विवाह की जो आयु थी वो 14 वर्ष, लड़के की आयु जो थी वो 18 वर्ष की गई। और इस एक्ट के माध्यम से देखोगे तो भारत में जो बहुपत्नी प्रथा प्रचलित थी उसको प्रतिबिंबित भी किया गया था। ठीक है। और जो 1873 का एक्ट था, इस अधिनियम के द्वारा
उपबंध भी किया गया था कि इंडियन कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको कुछ समय के लिए भंग किया जा सकता है किसी भी समय, जिसके अनुसरण से 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग भी किया गया था। शाही उपाधि अधिनियम जो था 1876 का, इसमें क्या था कि जो इस अधिनियम के द्वारा देखोगे तो गवर्नर जनरल की जो केंद्रीय कार्यकारिणी जो थी उसमें 6ठे सदस्य की नियुक्ति करके उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया और उसी के साथ ही 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा के द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित भी किया गया था। बात करें अपने भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के बारे में, द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के बारे में, तो याद रखने वाली बात है बाबू, 1857 में जो राज्य क्रांति और जो शिक्षा को लेकर के प्रसार था उसने भारतीयों में देखोगे तो एक राष्ट्रीयता की भावना को सुदृढ़ किया, क्योंकि 1885 से देखोगे तो कांग्रेस की स्थापना हुई और इल्बर्ट बिल विवाद जब हुआ उसके बाद देखोगे तो भारतीयों को प्रशासन और विधि निर्माण में और अधिक प्रतिनिधित्व देने की मांग ने काफी जोर पकड़ लिया। इसका परिणाम क्या हुआ कि यह अधिनियम पारित किया गया और उसमें प्रावधान किए गए कि केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के जो अतिरिक्त यानी कि नामजद जो सदस्य हैं उनकी संख्या कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 निश्चित की जाए। इसमें 10 सदस्यों का गैर सरकारी होना आवश्यक था, क्योंकि प्रांतों की जो व्यवस्थापिका थी, जो सभा थी, उसके गैर सरकारी और जो कुल सदस्यों की संख्या थी उसमें वृद्धि की गई। बंबई और मद्रास में न्यूनतम 8 और अधिकतम 20, बंगाल में देखोगे तो अधिकतम 20 की गई थी। उत्तर प्रांत में देखोगे, उत्तर पश्चिमी प्रांतों में यह संख्या अधिकतम 15 निश्चित की गई थी। और जो अपनी निर्वाचन पद्धति थी इसका स्टार्टिंग किया जाना इसी अधिनियम का एक प्रमुख विशेषता कह सकते हैं, क्योंकि प्रांतीय परिषदों में देखोगे जो गैर सरकारी सदस्य थे, नगर पालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय, वाणिज्य मंडल और देखोगे तो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते थे। इन्हें मनोनीत सदस्य कहा जाता था, क्योंकि परिषद के अधिकारों में वृद्धि की गई थी और भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार जो था वो दिया गया था, लेकिन मतदान करने का, अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। यानी किस तरीके से 1892 ईस्वी का जो कानून था वो 1861 ईस्वी कानून के अधिक प्रगतिशील था, उससे अधिक, क्योंकि उस समय केंद्र और प्रांतों में दोनों में देखोगे सरकार बहुत बहुमत रखा गया। हालांकि व्यवस्थापिका सभाओं के भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई, लेकिन सदस्यों के अधिकारों में कुछ भी वृद्धि, हालांकि कुछ नामात्र की वृद्धि हुई और सदस्यों के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई और सदस्यों को प्रश्न पूछने, बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। और प्रश्न और जो मैंने बात बताई, सुधार व्यक्तियों की बात करोगे, सुधार भारतीयों की बात करोगे, जो सुधार किए गए भारतीयों की उग्र राष्ट्रीयता की भावना को संतुष्ट नहीं कर सका। याद रखने वाली बात है कि 1857 की राज्य क्रांति के बाद भारतीयों में राष्ट्रीयता पनपी और 85 में कांग्रेस की स्थापना और इल्बर्ट बिल विवाद आदि घटनाओं ने 1892 के भारत परिषद अधिनियम पारित करने के लिए अंग्रेजों को बाध्य किया। अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि हुई। केंद्रीय विधान परिषद में न्यूनतम 10 और अधिकतम संख्या 16 निर्धारित की गई। वायसराय को सदस्यों के नामांकन का अधिकार सुरक्षित रखा गया। परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने, सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया। प्रांतीय विधानमंडलों को देखोगे तो बंबई और मद्रास में इस अधिनियम के द्वारा न्यूनतम 8, अधिकतम 20 अतिरिक्त सदस्यों की संख्या सदस्यों के द्वारा बढ़ा दी गई। सदस्यों को सार्वजनिक हित के मामलों में 6 दिन की सूचना देकर के प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। और अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान था चुनाव पद्धति की शुरुआत करवाना। इसी एक्ट के द्वारा चुनाव पद्धति की शुरुआत हुई थी, क्योंकि याद रखना भारतीय विधानमंडल के जो सदस्य थे उन सदस्यों को नगर पालिकाओं, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय, वाणिज्य मंडल ये निर्वाचित करते थे और निर्वाचित की पद्धति पूरी तरीके से अप्रत्यक्ष थी। निर्वाचित सदस्यों को मनोनीत की संज्ञा भी दी गई थी, क्योंकि अधिनियम में चुनाव प्रणाली को तो स्वीकार किया गया था परंतु स्पष्ट ढंग से नहीं, और विधान मंडलों की शक्तियां बहुत सीमित थीं और सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी अधिकार नहीं था। ठीक है, और चुनाव की विधियां संतोषजनक नहीं थी और यह अधिनियम अखिल भारतीय कांग्रेस की मांगों से काफ़ी कम था। फिर भी एक सकारात्मक प्रयास ये समाज में हम कह सकते हैं कि हुआ था।
ठीक है बाबू, तो आज हम यहीं पे विराम लगाना चाहेंगे। इसके बाद अगले पार्ट में हम लोग बात करेंगे 1919 का जो हमारा भारतीय परिषद एक्ट या फिर मिंटो मार्ले सुधार जो था उससे लेकर के हम बात करेंगे। ठीक है, आगे की। उसके बाद जो अपना 1909 का जो अपना अधिनियम था जिसका नाम था भारत परिषद अधिनियम 1909, उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1919, उसकी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में। अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई, केंद्र में द्वैध शासन, प्रांतीय स्वायत्तता। ठीक है, इन सब की बात करेंगे। 1937 का जो प्रांतीय चुनाव हुआ उसकी बात करेंगे। उसके बाद अगस्त प्रस्ताव आया 1940 में, क्रिप्स मिशन आया, बेबेल योजना, इन सब की बात जो हम आगे सेकंड पार्ट में करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। प्रीलिम्स में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अच्छे तरीके से सभी पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए और जो अतिरिक्त बातें बताई हैं उन सभी को नोट डाउन करके आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले पार्ट में।